पहले तो गज़ा के हवाले से बात बताऊँ। पस मंज़र में टॉक्स आगे बढ़ रही हैं तेज़ी के साथ, और उसमें जो सेक्रेटरी ब्लिंकन जो G7 की मीटिंग में चले गए हैं, और उन अच्छा मैं आता हूँ सर पे G7 पे मैं 2 मिनट बात करूँ। ये G7 जो है, जी। प्रेसिडेंट बाइडेन भी है वहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट भी हैं, वहाँ पे जो है वो जर्मन चांसलर भी हैं, वहाँ पे जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हम इस सारे सब की शक्लें देखें तो अपने अपने इसमें से मेजॉरिटी अपने अपने जो इनके मुल्क हैं उसमें ये अंदरूनी बहरानों का शिकार है। चाहे वो प्रेसिडेंट बाइडेन हो, चाहे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन सर पे खड़े हैं ना, चाहे वो मैक्रोन हो, अभी यूरोपीय यूनियन का जो रिजल्ट्स आए हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर किसी की मजबूत पोजीशन है तो वो जो होस्ट कंट्री है इटली, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पोजीशन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्लोरिया मेलोनी। लेकिन उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक मसला भी है। मसला ये है कि वो अच्छा वो कैसे जीत गई, उनकी कैसी मजबूत हो गई पोजीशन। ये इस पूरे राइट विंग दाएं बाजू की पार्टियां जीती क्योंकि वो खुद दाएं बाजू की हैं, खुद बहुत ही मजबूत दाएं बाजू की हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनका जो रवैया है अपने मुल्क में बड़ा बड़ा बैलेंस है वो, लेकिन उनको फार राइट कह कह के उनको जो है ना बिल्कुल। और आज भी अब मैं अगर गार्डियन देखूं तो उसमें ये जो 14 स्लाइड जिस तरह उनको उनका जिक्र खैर किया है बरतानिया में, तो उनको फायर राइट का जो है ना, और बिल्कुल कि वो अपनी शक्ल, ये 14 स्लाइड जरा गार्डियन की दिखाएं, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाह रहा, लेकिन मैं आपको तो बता रहा हूँ कि उनके बारे में ये इस तरह की ज़बान जो है वो इस्तेमाल होती है यहाँ पर भी, और ये जो है ये इस्तेमाल होती रही है जो है अमेरिका में भी। और न्यूयॉर्क टाइम्स देखें अगर, तो उसमें कुछ अर्से पहले अगर थर्ड स्लाइड हम देखें तो ये भी वहाँ पर भी उनको इसी तरह से देखा जाता है, फार राइट, ठीक है। और ये जो है ये उनको फार राइट का कहा जाता है। और वाशिंगटन पोस्ट अगर हम देखें फोर्थ स्लाइड, तो उसमें भी इनको फार राइट का कहा जाता है। बहरहाल जब ये गई थी तो इनको, जब ये प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने गई थी तो फार राइट हालांकि बैलेंस है ये, मतलब इटली में कोई एज सच जो तरफ एक्सट्रीम नहीं, वो बड़ी बैलेंस खातून है और पॉपुलर भी हैं। बहरहाल तो इनकी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है। इन्होंने कल कहा भी कि मैं यहाँ पे एज अ होस्ट सबसे ज़्यादा जो स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उन्होंने चोट की ना बाकी मुल्क, जर्मन चांसलर परेशान, उधर से फ्रेंच वो, उधर सब खटपट चल रही है हर जगह, तो ये स्टेबल इटली जो है स्टेबल। लेकिन वहाँ पर डिस्कस क्या होने जा रहा है, वहाँ डिस्कस ये होने जा रहा है नंबर 1 गज़ा पे मैं अभी आ रहा हूँ, तो ये G7 कंप्लीट करके गज़ा, चाइना, यूक्रेन, ये इश्यूज हैं। और प्रेसिडेंट बाइडेन यकीनन पूरी अगर उनकी कोई कोशिश है तो ये है कि नेटो को, यूरोप को, जो एक मतलब एक मतलब जाहिर है कि अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि, तो ख़तरा जो है वो प्यूटिन से ज़्यादा प्रेसिडेंट बाइडेन को ट्रंप का है कि 5 महीने से कम के ट्रंप ना आ जाए वापस, और यही जो है ये फीलिंग वहाँ पर है। अच्छा ये जो है जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ये 2022 में वो जो वहाँ पे होता है ना उनकी जो मीटिंग होती है डेमोक्रेट्स की, तो उसमें वो जो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें राइट विंगर्स को बुलाया जाता है, उसमें खिताब करके आई थी ट्रंप के साथ, तो ये अपने आप को ट्रंप के साथ ज़्यादा उसके करीब पाती हैं। तो यूरोप के अंदर जो है, तो अब वो जाहिर है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें ये सारी बात करेंगे। और वहाँ पर 50 बिलियन, 323 बिलियन डॉलर, 323 बिलियन डॉलर फ्रांस के फ्रीज कर दिए थे यूक्रेन की जंग जब स्टार्ट हुई है। अब उसमें से 50 बिलियन देने की बात हो रही है, यूक्रेन को इतना आसान भी नहीं है, तो तरीका ये शायद कि बैंकों में जाएंगे, वहाँ से सूद मिलेगा, 3 अरब उधर देंगे ये वो, लेकिन ये कि बहरहाल यूक्रेन को पैसे वैसे देने की बात हो रही है, लेकिन वो ज़्यादा अरसे चलेगा नहीं क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है कि आपने रशिया का पैसा फ्रीज कर लिया तो उसकी कोई रास्ता उसको ढूंढा जा रहा है। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको 2024 का आखिर आ जाएगा जब तक वो पैसे इशू होंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बड़े एक्टिव हैं, वो अचानक सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं, और वहाँ सऊदी अरेबिया पहुँच के वो वली अहद और वज़ीर आज़म प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मीटिंग हुई है, और मीटिंग इसलिए हुई है कि वो तशरीफ़ ले आए जो स्विट्ज़रलैंड में समिट हो रही है यूक्रेन की। अच्छा ज़ेलेंस्की बहुत एक्टिव, अभी आप देखें ये वहाँ सिंगापुर पहुँच गए थे IISS की कॉन्फ्रेंस में, फिर फिलिपीन के वहाँ से मार्कोस निकल गए थे, अगले दिन ही वहाँ पहुँच गए थे, फिर कतर पहुँच गए थे। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लीडर्स आएँ। लेकिन चाइना के बारे में इन्होंने जो बात की थी कि चाइना
मुल्कों को कन्विंस कर रहा है कि वो मुल्क ना जाएं, तो सऊदी अरेबिया शायद वहाँ ना जाए, शायद अपना वक्त भेज दे, शायद ना जाए, शायद कोई किसी मिनिस्टर के लेवल पे भेज दें किसी को। चाइना नहीं जा रहा, रशिया भी नहीं जा रहा। पाकिस्तान का अभी तक वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान जाता है या नहीं। अगर पाकिस्तान या शायद ना जाए या जाए तो शायद अभी तक उसके बारे में नहीं है। हाँ, दावत मिली है पाकिस्तान को बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान शायद कोई मिनिस्टर लेवल पे कोई वक्त चला जाए, लेकिन ये हो सकता है शायद ना जाए। और वहाँ पर जो है वो तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है स्विट्ज़रलैंड, लेकिन उसमें रशिया ही नहीं है ना। तो जब एक साइड है ही नहीं तो फिर कैसे कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कैसे होगा? जब एक साइड होगी नहीं तो उसमें पीस आगे कैसे होगा? दोनों देखें ना, कितना मुश्किल हो गया है ये हमास और इसराइल को, मतलब दोनों साइड्स का होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ अब क्या हुआ है? यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। वो कंडीशंस क्या थी जो हमास ने रखी और जिसके ऊपर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि हम जाके गौर करेंगे इन कंडीशंस पे। उसमें से एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो गारंटर्स हैं वो उनकी तरफ से, हमास की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका, कतर, इजिप्ट और बाकी जो अरब ममालिक हैं उनके अलावा 3 और मुल्कों को शामिल किया जाए एज अ गारंटर। एक मुल्क का नाम है चाइना और एक का मुल्क का नाम है रशिया और तीसरे का नाम है टर्की। चाइना, रशिया और टर्की को एज अ गारंटर शामिल किया जाए, वो यकीनी बनाए इस बात को। एक कंडीशन उन्होंने रख दी है जो मेरा गुमान ये है कि वो इजिप्ट ने उनको आंख मारी है कि ये रख दो, वो ये है कि ये जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और ये जो रफा क्रॉसिंग है सारी, इससे इसराइल की फौज हटेगी, यहाँ नाम नहीं लेगी दोबारा आने का वापस। तो ये तो इजिप्ट की कंडीशन है और फलस्तीनियों की भी है, तो ये भी उन्होंने डाला हुआ है। तो जैक सुलिवन जो हैं उन्होंने, जो NSA हैं, उन्होंने बात की कि ये मामला जो है ये आगे बढ़ रहा है और इसमें कंडीशंस ऐसी हैं जो कि, अच्छा वो सारा हमास पे डाल रहे हैं। हमास ने अब हमास की कंडीशन सामने आ गई हैं कि ये कंडीशंस थी उनकी। एक तो टाइमलाइन उन्होंने मांगी और गारंटर उन्होंने और कहा कि और गारंटर चाहिए। अमेरिका भी, UN भी, उन्होंने कहा UN को डालें। अच्छा, UN से तो इसराइल इस वक्त, इसराइल को बस नहीं चल रहा कि वो मतलब UN को खा जाए या UN उसे खा जाएगा। तो वो उन्होंने कहा UN, यूनाइटेड नेशंस, टर्की, अमेरिका, रशिया, चाइना, अरब कंट्रीज़ और उसके साथ टर्की, ये मुल्क सारे गारंटी लेंगे और उसके बाद जो है वो ये मुहिदा आगे बढ़ेगा और सब गारंटर्स होंगे इसमें। तो ये वो कंडीशन थी जिसके उन्होंने कहा था गौर करेंगे जाके, लेकिन मैं खासा अमेरिकन इसको क्योंकि ये जो मामलात हैं बहुत ख़राब हो गए और ये इसके ऊपर बात हो रही है। और जो टर्की का मीडिया में कोट कर रहा हूँ क्योंकि ख़बर ज़रा थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो टर्की का मीडिया भी मैं कोट कर रहा हूँ और साथ यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ जॉर्डेनियन मीडिया भी। अच्छा, टर्की का मीडिया और जॉर्डेनियन मीडिया जो है वो जो रोया न्यूज़ है जॉर्डन का, 15th स्लाइड, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये, उसके बाद फिर 10th स्लाइड टर्की। अच्छा, ये जो है, और फिर इसको इसराइल का मीडिया भी कोट कर रहा है, तो काफ़ी अरब ममालिक और बाकी वो ये कह रहे हैं कि जी जो मीटिंग हुई है इसराइल के आर्मी चीफ की अरब मुल्कों के जनरल्स के साथ बहरीन में, तो कोट किया है इसको, ठीक है ना। एक्सेस की खबर थी, सब ने उसको पिक कर दी है, राइटर्स ने भी, बाकी जगहों पर भी। अच्छा, और वो यकीनन सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं, अब शुरू हो गई हैं मीटिंग्स कि भाई वहाँ पे कैसे होगा, कैसे बॉर्डर्स को कैसे करें। अमेरिकन भी हैं और ये सेंटकॉम के ये अंडर हुआ है सारा। इसराइल सेंटकॉम में नहीं था। इसराइल जो है ना 2021 में आए सेंटकॉम। इसराइल यूरोपियन कमांड के अंडर था जैसे, और मुझे उसकी वजह बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन वो सेंटकॉम में नहीं था। ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं ना, उसके बाद सेंटकॉम में आया है। हालांकि सेंटकॉम और यूरोपियन कमांड दोनों देखते थे इसराइल को हमेशा, लेकिन वो इसके बाद आया है, यानी 2021 में वो आया है सेंटकॉम में। तो यानी सेंटकॉम के अंडर आके तो अब जो है वो ये सेंटकॉम ने रिकमेंड नहीं दिया इसके ऊपर कोई, लेकिन यकीनन वो खबर वगैरह आ गई सामने और वो सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही होगी कि बॉर्डर्स कैसे होंगे, सेंटकॉम के मुल्क बैठे हैं आपस में और ये सारा। लेकिन हमास ने, रशिया और एंटर द ड्रैगन और उधर से जो है वो रेड फ्लैग्स। अच्छा, तो अब ये जो है, और टर्की
टर्की का तो बड़ा इंपॉर्टेंट, इस सारे ही मुल्कों का कम। अच्छा आप देखें कि सऊदी अरेबिया, इसमें सऊदी अरेबिया का आप रोल देखें, यूएई, हर मुल्क ने, इवन पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो मैंने बात की कि हर पार्टी, हर शख्स, और कैबिनेट मीटिंग्स, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, MQM, मुस्लिम लीग नून, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, यानी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पूरा मुल्क जो है वो इस तरह से खड़ा हुआ है, उसने पोजीशन ली है। अच्छा उधर जो है वो एक मुल्क खिसक रहा है CSTO से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं इस पर CSTO, वो जो 6 सोवियत रियासतें इकट्ठी हो गई थी, जो 2002 में अलायंस बना था, रशिया का जो इन्फ्लुएंस है, 6 मुल्क जो उसमें इकट्ठे हुए थे, बेलारूस और किर्गिस्तान और ये सारा, और आर्मीनिया और रशिया और ताजिकिस्तान, ये 2002 में, इसका ये बिल्कुल नेटो की तरफ से बनता है। इसका भी एक आर्टिकल ये कहता है कि किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जो रशिया है उसका टिल्ट हुआ टूवर्ड्स आज़रबाईजान हो गया, इनके हार गए सारा कुछ। आर्मीनिया तो बिल्कुल ही, और आर्मीनिया ने फिर थोड़ा सा इधर उधर वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश की, तो आर्मीनिया कह रहा है कि हम इससे निकल जाएंगे। वो निकल नहीं सकते। देखिए ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है यहाँ पे बिल्कुल अमेरिका भी है, बाकी भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे देखें ना, इस वक्त वो आर्मीनिया कह रहा है कि हम इससे निकल जाएंगे, और हो सकता है वो अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात हो जाए, अमेरिकन यहाँ आ जाए। लेकिन ये ज़हन में रखें कि रशिया ने कहा है कि भाई क्यूबा में हम ऐसी सैर करने के लिए गए थे, हम वहाँ मशकें कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ये G7 के अंदर उन्होंने मैसेज भेजा है। तो लेकिन इशू ये है कि ये प्रोग्रेस इस पर हो रही है। सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि इस पर भी प्रोग्रेस हो रही है, यानी सीज़ फायर के ऊपर, और उसमें जो है वो जाहिर है कि ज़्यादा गारंटर्स आएंगे तो बात बनेगी। अमेरिका की गारंटी पे तो दुनिया अब नहीं चल रही ना, और इसमें यूनाइटेड नेशंस का आना ज़रूरी है, अरब मुल्क बाकी आ रहे हैं, तुर्की आ रहा है, रशिया आ रहा है, चाइना आ रहा है, उनकी पूर्ण पोजीशन ली है ये पैलेस्टाइन और इसराइल के ऊपर एक पोजीशन ले ली। हालांकि उनके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, दोनों मुल्कों के, बल्कि इनमें से कई मुल्कों के ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने पोजीशन ली हुई है, और ये 2 स्टेट सोल्यूशन। तो ये अब खामोशी से मामला साइड पे जा रहा है। प्रेशर उधर से बढ़ा हुआ है कि लेबनान के अंदर जंग बढ़नी चाहिए। आज इराक के तरफ से भी कहा गया है कि लेबनान की जंग बढ़ी तो ये हम भी मजबूर हो जाएंगे, सकिन हो जाएंगे, तो इस वक्त वो उसको रोका जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये G7 की मीटिंग के दौरान ही इसका कोई सीज़ फायर का कोई मामला सामने आ जाएगा, और आ जाना चाहिए, और उसके बाद जो है वो ये फिर इलेक्शन पे इलेक्शन सारे, और G7 बड़ी इंपॉर्टेंट हो। ये G7 का जो इजलास है, क्योंकि इसमें चाइना, इसमें रशिया, कई यूरोप के अंदर भी स्प्लिट है ना, आसियान कंट्रीज़ में भी स्प्लिट है, हर जगह स्प्लिट है कि भाई ये क्या हमने पोजीशन लेनी है। और ख़ासकर यूक्रेन समिट पे भी, यूक्रेन की समिट भी साथ ही आ रही है ना, ये G7 3 दिन ख़त्म होगा तो साथ ही वो यूक्रेन की समिट स्विट्ज़रलैंड में खड़ी होगी, उसमें कितने मुल्क जाते हैं, क्या बात करते हैं, क्या, तो उधर भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए, सीज़ फायर जो भी जैसे भी हो, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन करवाए, चाहे वो अरब ममालिक करवाएं। आपको पता है ना, MBS ने तो मीटिंग करवाई थी जिसमें पीस समिट करवाई थी, या उसको कोई दूसरा मुल्क करवाए, लेकिन एक वहाँ पर भी पीस होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, यूक्रेन और रशिया का, और यहाँ पर भी सीज़ फायर होना चाहिए।